बहुत स्वागत है आपका। बिहार में आई बाढ़ की वजह से काफी नुकसान देखने को मिला है और वहीं अब राजधानी पटना में धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां अब भी लोगों का पहुंचना मुश्किल है। वहीं जमे हुए पानी के सड़ने की वजह से बदबू से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और बीमारी का खतरा भी लोगों को परेशान करने लगा है। इसके साथ ही अब शहर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। पटना में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। डेंगू मरीजों की संख्या 800 के पार पहुंच गई है। रविवार को ही 85 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई, जबकि शुक्रवार को 67 मरीज सामने आए थे। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी डेंगू से पीड़ित मरीज लगातार आ रहे हैं। पटना समेत गया, सिवान, सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, कटिहार, नवादा और नालंदा, ये वो तमाम जिले हैं जहां डेंगू के मरीजों की पहचान हुई है। इसके साथ ही चिकनगुनिया, मलेरिया, जापानी जो एक बुखार है वो उसकी भी संख्या काफी बड़ी है। इस बीच पीएमसीएच के ब्लड बैंक में रेगुलर डोनर भी नहीं मिल रहे हैं। हालात बहुत बुरे होते जा रहे हैं अगर जल्दी से सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। ये कोई अलर्ट पर रखते हुए सभी सुविधाओं को जनता के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पटना जिले के लिए 12 डॉक्टरों की टीम की कमेटी बनाई गई है और साथ ही पटना के सभी 35 पूजा पंडालों में जरूरी दवाओं समेत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भागलपुर में बाढ़ पीड़ितों के शिविरों का जायजा लिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए वो सुनवाते हैं आपको। 1200 से ऊपर लोग हैं, इनके रसोई को भी देखा, चावल, दाल, सब्जी, सोयाबीन और फिर बदल के सब्जी देते हैं। बच्चों ने भी कहा कि टेस्टी है। सुबह नाश्ता में सब्जी भी देते हैं और हर तरह से भोजन इनको पर्याप्त मिल रहा है। चारा के लिए भी लोगों ने थोड़ी शिकायत की है कि चारा थोड़ा और बढ़ाया जाए। दिनेश सिंह बीजेपी नेता, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक, ठाकुर बलबीर सिंह जेडीयू नेता हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। मधु मंजरी आरएलएसपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी आपके पास आना चाहेंगे कि ये बताएं कि अभी जो हालात बने हुए हैं वो आपको लगता है थोड़े से अलार्मिंग हैं और थोड़े से चुनौती भरे भी हैं इस बार? निश्चित तौर पर जी, कौन इसको इनकार कर सकता है। जाके आप देखिए, मैं तो बिहार गया था, वहां जिस तरह के हालात हैं बद से बदतर हैं। और पानी से ज्यादा जो चूंकि आप दिखा रहे हैं ना कि बाढ़ से ज्यादा दिक्कत जो आने वाली है, जब बाढ़ का पानी निकल जाता है उससे जो बीमारियां और महामारियां फैलती हैं, तो उसको अलर्ट रहने की जरूरत है। और हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि आपको जो चीजें चाहिए उसके लिए वो केंद्र सरकार से आप मांगिए, केंद्र सरकार आपको मुहैया कराएगी। सारे अस्पतालों को आप अलर्ट पे रखिए, इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट पे रखिए और जिस तरह से जैसे भी प्रिवेंशनरी जितने वहां आवश्यक चीजें हैं उनको आप करिए, वहां छिड़काव करिए। क्योंकि एक तरफ जहां आप डेंगू के केसेज बता रहे हैं, असल में डेंगू के केसेज अलग हैं। और क्योंकि ये जो रुका हुआ पानी होता है, डेंगू इससे नहीं होता है। डेंगू के वायरस तो जो है वो साफ पानी में उगते हैं। इनकी वजह से जो मलेरिया के बाकी जो बैक्टीरिया पैदा होंगे, उनकी वजह से जो महामारियां फैलती हैं, उनकी वजह से दिक्कत है। तो सरकार पूरी तरह से कंसर्न है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में दोनों में कोऑर्डिनेशन है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां आने वाली हैं वो चुनौतियां ना आए, उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से गंभीर है। उस पर हम प्रतिदिन उस पर कदम उठा रहे हैं। मेरे साथ मधु मंजरी हैं, आरएलएसपी प्रवक्ता हैं। मधु आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो अभी बीजेपी दावा कर रही है कि पूरे इंतजाम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, चैलेंजिंग जरूर हैं, चुनौती भरे जरूर हैं, लेकिन इस मुश्किल से भी हम पार पा लेंगे। वहां पे क्या लग रहा है आपको कि सरकार जो है जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से अश्विनी चौबे जो हैं वो निरीक्षण भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं जाके अलग अलग अस्पताल और कैंप्स में, तो क्या आप संतुष्ट हैं कि वहां पे काम हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं खुद पटना की रहने वाली हूँ और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी पूरा पानी लगा हुआ है, अभी भी जल जमाव है। और अब जल जमाव का ये स्थिति है
कि वहां पे एकदम बिल्कुल पानी जो है काला हो चुका है। और जिस तरह से आप डेंगू की बात कह रहे हैं कि जैसे कि अभी महोदय ने बोला कि डेंगू अभी के वजह से नहीं है, लेकिन जिस तरह से इजाफा हो रहा है कि हर रोज, अभी 2 दिन पहले 650 के आसपास था, अभी 800 के आसपास जो डेंगू का ये हुआ है। सबसे पहले तो इन लोग का जो 15 साल से डबल इंजन की सरकार है, एक जो होता है कि आप सरकार जब बनती है तो 2 काम करती है, एक शॉर्ट टाइम लेकर चलते हैं, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस पे काम करती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम प्रोसेस जो होता है 15 साल के लिए होता है, अगर आप 15 साल के लिए जो आप काम करने के लिए सोचे तो वो कहाँ गया। अगर शॉर्ट टाइम 5 साल के लिए सोचे तो वो कहा। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ जो पटना में आज की खराब नहीं है, शुरू से लेकर के हर बार बारिश होता है, हर बार यही होता है। इस बार थोड़ा ज्यादा बारिश हुआ, लेकिन हर बार पटना डूबता है, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था यहाँ पे होता नहीं है। अगर आप जिस तरह से देखेंगे, अगर स्वयं सेवी संस्था या तो स्वयं से लोग जब उठ करके नहीं आते तो पटना का हालत जो है बहुत बुरा होने वाला था और बहुत बुरा हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का जो फेल्योर है वो दिखता है, क्योंकि पंप हाउस जो पंप हाउस तो सारा बंद था। ये चीज है, यहाँ के जो मेयर है उनको पता ही नहीं है कि कितने हमारे पंप हाउस है और क्या है, विधायक को पता नहीं है कि क्या है। तो फिर आप सोचिए कि पटना की स्थिति क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। सो ठीक है राहुल, देखिए एक तरह से जो मधु कह रही हैं वो कैसे देखते हैं आप? वो बात काफी सरकार कहाँ पे फेल है। सरकार देखिए मधु जी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं उसी बात को थोड़ा आगे में ले जाऊंगा कि देखिए अगर हम लोग चले जाएं 2004 में, तो जो अभी हम लोग देख रहे थे कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो खुद भी जिनको रेस्क्यू करके निकालना पड़ा उन्हें भी इस पूरे मामले में, तो 2004 में जब उस समय तक तो स्थिति ये थी कि वो नगर, हम लोग को ध्यान होना है कि 2005 से नगर विकास विभाग जो है कि वही संभाल रहे हैं, सुशासन की उपाधि लेके नीतीश कुमार चल रहे हैं। तो अब 2005 से 2000 आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं 2019 में, तो स्पष्ट है कि आधारभूत संरचना जो शहर का बनना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम जो बनना चाहिए वो नहीं बना। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जिस तरह से नगर निगम और वहां के सरकारों ने काफी घोषणा की, उड़ाही कार्यक्रम यानी कि नाले की सफाई कार्यक्रम की जो घोषणा की थी और मरम्मत की घोषणा की थी, तो ये हर वर्ष होता था। इसका मतलब है कि उसमें भ्रष्टाचार शामिल था, क्योंकि पानी ज्यादा, इस बार वर्षा ज्यादा हो गई तो ये स्थिति दिख रहे हैं। तो देखिए कहाँ तो पटना शहर की बात हो रही थी, उसे पेरिस बनाने की बात हो रही थी, स्मार्ट सिटी के रूप में पेरिस, और पेरिस जो है कि वो नाले में डूबा हुआ शहर हो चुका है अभी आज के डेट में। आप सोच सकते हैं कि 10 दिन से अगर वो पानी जमा है और वो बिल्कुल नाले का गंदा पानी, अब वो कितना समस्या गंभीर लाएगा हम लोग समझ सकते हैं। सरकार करी कि हम अलर्ट पे हैं, सरकार के लेकिन ऐसे 22 जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, ये थोड़ा सा जो जमीनी हकीकत हमें दिखाई दी वहां पर सरकार के आदेश के बाद ये हुआ है। इसके अलावा 10, 11 और 12 अक्टूबर को पटना चिकित्सा महाविद्यालय और नालंदा मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए। तो ये चीजें जो हो रही हैं या होने वाली हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये कि सरकार कोशिश करना चाह रही है, क्योंकि वो उनके खुद ही उप मुख्यमंत्री को रेस्क्यू किया गया है, तो हालात आप समझ सकते हैं कि सामान्य तो नहीं है। मैं यही हुमरा जी, मैं ये चीज रखना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो घटनाक्रम घटा है वो अप्रत्याशित इसलिए नहीं है। पहले भी 20 सितंबर को भी जो है कि मौसम विभाग ने जो है कि इसका अलर्ट जारी किया था कि ऐसे भारी वर्षा होने वाली है। अब तो मौसम विभाग ने लिखित रूप में, चूंकि मुख्यमंत्री ने ये चीज कह दिया कि अचानक से हो गया, प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ जाती, पता नहीं चलता है। उसके बाद मौसम विभाग ने लिखित रूप में दे दिया कि उन्होंने जो बिहार सरकार को जो भेजा था वो लिखित दस्तावेज भी अब हम लोगों के मीडिया डोमेन में सामने में है। तो देखिए अब ये बहानेबाजी से तो कोई काम चलने वाला नहीं। अगर ये तादाद, अगर हम 900 की बात कर रहे हैं या 800 की हम बात कर रहे हैं चिकनगुनिया और डेंगू की ये मरीजों की, तो ये तो हालात फिर बहुत गंभीर होगा, से बदतर होने वाले हैं। देखिए दिनेश जी ने एक चीज बिल्कुल सही खतरनाक भी कह सकते हैं इसको। देखिए दिनेश जी ने एक चीज तो सही कहा, देखिए अगर ये डेंगू के इतने ज्यादा मामले आ रहे हैं तो वो जब सड़ा हुआ गंदा पानी है वहां पे, तो वो कितने तरह की बीमारियों को कितना अप्रत्याशित ढंग से बढ़ाएगा। चूंकि राहत बचाव टीम भी है, वो भी हर जगह जो मेडिकल टीम है उस तरह से नहीं पहुंच पा रही है उन जगहों पे। बिल्कुल हम लोगों को जो मीडिया रिपोर्ट आ रहे हैं, जो वहां के लोगों के अनुभव है, उन्हीं से पता चल रहा है। ठीक है, अब मैं जवाब दे लेती हूं दिनेश जी। देखिए दो चीजें, जब इस तरह की कोई भी आपदा होती है ना, तो सिर्फ सरकार ही नहीं, उसमें समाज भी, उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं भी, सबको आगे आना होता है। और इस घटना में लोग आगे आए भी। अभी जिस तरह की आप बात कर रहे थे कि आपने उप मुख्यमंत्री को रेस्क्यू करके निकाला, सब क्योंकि इस सरकार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो देख के नहीं आती है कौन वीआईपी है, कौन सामान्य है। प्राकृतिक आपदा था ही नहीं, है मानव निर्मित आपदा है। तो बीच में एक शब्द नहीं रहा, बाद में आप जितना आपको करना उतना टिकट बोल लीजिए। मैं कुछ बोलता रहता हूँ, फ्लो रुक जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि
ऐसा नहीं है, आज ये थोड़ी दिक्कत हुई। आप पटना में जाके देखिए जिस तरह से पटना का विकास हुआ। अभी हम आपके साथ ऑफलाइन बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये लोगों की भी जिम्मेदारी है। जो लोग सरकार की जिम्मेदारी है, कौन मना कर रहा है उसको? एक बार भी मैंने मना नहीं किया, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है। जो लोग घर बना रहे हैं, क्या वो अपने नाली सिस्टम को ठीक रख रहे हैं? समस्या क्या है कि लोगों ने अपने घर को बना के बाकी सब कुछ सरकार के हवाले कर दिया। हम इसीलिए बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सरकार का भी काम है, समाज का भी काम है और जन जन का भी ये काम है। हमारे यहाँ क्या दिक्कत है सबसे बड़ी हुमरा जी, कि हम लोगों को भूलने की भी बीमारी है। अभी इतनी बड़ी आपदा आई है ना, लोग इसको 6 महीने बाद भूल जाएंगे। इससे एक सबक लेनी चाहिए, सभी लोगों को सबक लेनी चाहिए, उस सरकार को भी सबक लेनी चाहिए और लोगों को भी सबक लेनी चाहिए कि जिस तरह से वहां ड्रेनेज को अभी सफाई हो रही है, जिस तरह से प्लास्टिक की बोतलें भरमार वहां निकल रही हैं, जिस तरह से चौक हो गई सारी व्यवस्था, क्या सरकार ने आप सहमत हैं? सच में जनता जो है, हमारे बिहार की जनता हमें भूलने की बीमारी है, वो बिल्कुल है कि आपके जो कार्यशैली है, आज बताइए कि आज राजनीतिक उसमें ले जा रहे हैं, फिर कहिए हम राजनीतिक चर्चा करें आपसे। मैं तो आपको हकीकत दिखा रहा हूं, हकीकत बात कर रहा हूं, तो आप राजनीतिक चर्चा करेंगे, उसका सलूशन निकलने वाला नहीं है। वो आप पीड़ित हैं, मैं नहीं पीड़ित हूं। अगर मैं राजनीतिक चर्चा करूं, आप उसको राजनीतिक चर्चा से देख रहे हैं, आप उसी में कमर भर जवाब और राजनीतिक नजर आ रहे हैं। कीजिएगा, मैं आपको पटना का दिखाऊंगा, आपके नमामि गंगे का क्या हाल है। सो इस प्रोजेक्ट का क्या हाल है? कहीं भी नाला बनाया गया है, कहीं पूरी तरह से काम नहीं किया गया। थोड़ा दूर बनाया, 10 फीट बनाया, आगे बंद है। किसी भी नाले को किसी भी बड़े नाले के साथ जोड़ा नहीं गया। आज आपका ये जो पटना का हालत है, नमामि गंगे, आपका सही प्रोजेक्ट काम किया होता तो पटना का ये बुरा हालत नहीं होता। और इतने लोग जो मर रहे हैं, उनका आप कहां से करेंगे? आप बताइए कि जो लोग घर में रह रहे हैं, उनको तो आप रेस्क्यू करके ले आए हैं, उनके लिए इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो लोग झुग्गी झोपड़ी में जो रह रहे हैं, कंकड़बाग के कॉलोनी में जाकर देख लीजिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो वहां झुग्गी झोपड़ी बन गई, उसके पहले झुग्गी झोपड़ी नहीं। राहुल ने कहा सरकार की जिम्मेदारी सरकार का नहीं, ठीक है मधु, आपने बोल दिया, जहां कम से कम राजनीति करने से बात आती है। ठीक है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं आपको जानकारी ही नहीं, नमामि गंगे में क्या होना था आपको एबीसीडी की जानकारी। ठीक है मधु आएंगे आपके पास। ठीक है चर्चा कर, राहुल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ दिनेश जी, ये बताइए, मैं कह रहा हूँ कि अगर वहां पे आज 14 वर्षों से शासन है वहां पे, मैं तो कहता हूँ वो तो डबल इंजन करिए, मैं तो कह रहा हूँ ट्रिपल इंजन। एक तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वहां का जो स्थानीय जो मेयर है वो भी सब बीजेपी से ही हैं, सारे के सारे लोग एनडीए से ही हैं। तो ये एक प्रश्न बनता है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की जिम्मेवारी है, ठीक है मैं सहमत हूं, लेकिन अगर बता दीजिए कि डिजाइन को पास करने की किसकी जिम्मेवारी है? अगर लोग अपने घरों के सामने नाला ऊपर कर ले रहे हैं, भ्रष्ट, बिल्कुल, आप दिल्ली में रहते हैं, दूर मत जाइए, नक्शा बनाने की जिम्मेदारी ये बताइए, जब आप चर्चा कर रहे हैं आप एकदम राजा हरिश्चंद्र वाली चर्चा करने लगे। नहीं, फिर पूरे देश की बात कर रहे हैं। राहुल बहुत बेसिक बात है, आप दिल्ली में जाके देख लीजिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 15 साल हमने ये कहा कि 15 साल से शासन में है, अगर 15 साल से पहले आप अब आप भी सुनिए ना, आप भी सुनिए, एक सेकंड रुकिए। अब हम पूरे देश के फिर शहरों की बात हमें फिर करनी पड़ जाएगी, जो आप उसूल या नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि अच्छा, एक दूसरा सवाल जो मेरा ये है दिनेश जी, कि सरकार देर से जागी और ये बार बार ये कहा गया कि सरकार ने इतना देर क्यों की इम्प्लीमेंटेशन में, क्या इस बात को आप मानते हैं? नहीं, सरकार ने देर नहीं की, लेकिन जब उमरा जी जब बारिश होती रहती है ना, उस समय आप नहीं ऐसा काम कर सकते हैं कि रेस्क्यू भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अब क्या व्यवस्था आप कर सकते हैं? कितने पंप लगा देंगे? भगवान के आगे आपका पंप फेल हो जाता है, वो तो चारों तरफ से पानी बरसा रहे हैं। लेकिन हमने यही कहा, पंप नहीं होना परमानेंट। देखिए, अगर हमारे पास आपातकाल स्थिति हो तो हमारे पास क्या है इस वक्त उसको संभालने के लिए? इक्विपमेंट्स के साथ साथ हमारे पास क्या चीजें हैं ऐसी कि हम लोगों की जान बचा सकें? इसकी तैयारी कितनी है? 2 चीजें सवाल इस पे उठते हैं। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि 2 चीजें हैं कि जैसे मुंबई में बाढ़ आती है, अगर आप देखिए हाई टाइड जब आता है तो वहां लोगों को पता है कि थोड़े समय के लिए आते हैं, जैसे हाई टाइड वापस जाता है उसे पानी निकल जाता है। लेकिन पटना में स्थिति नहीं है। पटना में ये स्थिति होती थी, वहां जल जमाव होता था, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार। तो आप इसकी वजह इसको मानते हैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, ब्लॉक हो जाना सीवर, ये मानते हैं? 2-3 कारण हैं, स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। देखिए 2-3 इसके कारण है, आपको देखना पड़ेगा। नंबर 1, निश्चित तौर पर कि हमको प्लास्टिक का जिस तरह खाली बोतलें, जिस तरह से पन्नियां लोग अपना फेंक देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं, वो उसका कारण है।
दूसरा नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है जिसकी बात मधु कर रही है उसको आप नहीं मानते? नमामि गंगे दूसरे तरह का प्रोजेक्ट है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट ये है कि नालियों को टैप करना, गंगा में पानी ना जाए, गंगा के पानी को स्वच्छ करना, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट पटना की जल निकासी नहीं है या दिल्ली की जल निकासी नहीं है। अब मधु को सुन लेते हैं, एक सेकंड मधु को सुन ले। जी मधु, शिविर लगाए गए हैं और इससे भी ज्यादा संक्रामक बीमारियां हो सकती हैं, डॉक्टर्स इसका डर भी जता रहे हैं। क्या ऐसे भी हालात आपको दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तो अभी बोलूंगी ना कि जो आप चिकनगुनिया और इस तरह की जो बात है ये तो अलग की बात है, लेकिन जाके आप देखिए महिलाएं और बच्चे और मतलब जो थोड़े से भी कमजोर हैं, बुजुर्ग है, किस तरह से बीमार हो रहे हैं। सबका पैर फूल रहा है, बच्चों का हालत खराब हो रहा है, सबका कै दस्त हो रहा है। ये चिकनगुनिया और ये सबका आपका उसमें ये सबका काउंटिंग ही नहीं है। हालत इससे भी ज्यादा बहुत सीरियस और होती जा रही है। और अगर लोग सजग नहीं हुए, सरकार और समाज सबको सजग होने की जरूरत है। मधु, मेरा एक सीधा सा सवाल है मधु, क्या शिविर हाउस जो है आपके सारे बंद थे? ठीक है, जो शिविर लगाए गए क्या उससे मदद पहुंच रही है लोगों तक? ये जो शिविर लगाई जा रही है ना मेन जगह पे, जैसे मेन रोड है, इंटीरियर में नहीं जा रहा है। ठीक है, वो इंटीरियर में नहीं जा रहा है, वो बात ये उठाने की कोशिश कर रही है। जो सीएससी है इसके लिए वो सेंटर खुले हैं। ठीक है, बाकी पूजा पंडाल देखिए इस समय दशहरे का अवसर है, जैसे पूजा पंडाल है, पूजा पंडालों को में भी शिविर लगाए। ठीक है, संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस समर्थक। संजय गुप्ता जी, महामारी जो अब फैली हुई है बिहार में, पटना में, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो सीधे इसके अंदर राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों बराबर के दोषी हैं। और जिस तरह का देखिए ये इस बार थोड़ा सा रूप इसके अंदर बड़ा था और मैं समझता हूँ भयानक था, बड़ा था, मगर हर साल बरसात वहाँ ये आती है, बाढ़ आती है और जो सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्य हैं मैं समझता हूँ उन्होंने पहले से प्लानिंग ठीक नहीं की है, उसके लिए व्यवस्थाएं नहीं की हैं। और जब ये इतना बड़े रूप के अंदर आ गई है, आप देखिए कि वहाँ पे किस तरह से पानी भरा है। पानी इसलिए भरा है कि नाले सफाई नहीं हुए, सफाई इसलिए नहीं हुई कि भ्रष्टाचार वहाँ पे व्याप्त है, क्योंकि पैसा तो हर साल सरकार से निकलता है, ठीक है, मगर उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है और केंद्र में और प्रदेश की सरकार के अंदर तालमेल नहीं है। इन हालात को सुधारने के लिए क्या कर सकती है जो नहीं कर रही और आपको नहीं दिख रहा है, कोई हकीकत नहीं नजर आ रही? देखिए, एक तो पैकेज देना चाहिए, सबसे पहला तो पैसा इंपॉर्टेंट है। आज केंद्र को अपने बड़े भाई के नाते वहाँ पर छोटे भाई को पैसा मुहैया कराना चाहिए, पैकेज देना चाहिए, पर मदद तो पहुंच रही है पूरी। मैं वही एक मिनट पूरी कर लूं। और उसके अलावा बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं, बहुत से उनके केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको जाकर के खुले दिल से वहाँ पे मदद करनी चाहिए। वो अपर्याप्त है, ऊँट के मुंह में जीरा है। जितनी भयानक स्थिति वहाँ पर है उसके अंदर ये असफल हुए हैं। मैं कहता हूँ इन्होंने जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, लोगों को छोड़ दिया है, मरने के लिए खुले में छोड़ दिया है। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से महामारी फैल रही है, जिस तरह से पानी वहाँ पे भर गया, ये बुरा हाल है, इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं हो सकता। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? मैं कह रहा हूँ कि स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। सही में जो राहत कार्य मिल रहा है, जो सारी चीजें चल रही हैं, वो बिल्कुल ही कम है। इसमें जरूरत है कि राष्ट्रीय स्तर पे एनडीआरएफ और बाकी और भी जो डॉक्टरों की सुविधा, जो बिहार में देखिए ऐसे भी जो है कि डॉक्टरों की भारी कमी है, 29,000 के आबादी के वो देखिए वो छिड़काव वगैरह भी हो रहा है जगह जगह, लेकिन ये शहरों तक सीमित है। ये एक तो शहरों तक ये हमें कुछ हकीकत ऐसे दिख रही है। और शहर में भी कौन मुख्य सड़क के किनारे के हिस्से वाले हिस्से में जो है कि ये चीजें सीमित है, जो इंटीरियर वाले हिस्से हैं वो बचे हुए हैं। आप सोचिए अभी भागलपुर की स्थिति काफी गंभीर है, वहां पे कहलगांव वगैरह के सिचुएशंस या दूसरे जो बिहार के अलग जगह है, उन सब जगहों की भी स्थिति काफी गंभीर है। जब राजधानी की स्थिति जहाँ पे पूरा सत्ता तंत्र बैठा हुआ है वो अगर वो नहीं संभला हुआ है, तो बाकी दूरवर्ती क्षेत्र की हम लोग चर्चा क्या करें इसमें? तो ये स्थिति है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि जैसे अब मैंने पहले भी बोला कि इसके अभी एक तरह से जो वहां का नगर निगम है वो पंगु हालत में बना हुआ है। अगर पहले से मौसम विभाग की सूचनाओं को ध्यान देते तो उनके सारे जो नाले की सफाई करने के सारे जितने इंस्ट्रूमेंट है सब पानी में डूब के खराब हो रहे हैं इस समय, उसको कम से कम ऊंचे स्थान पे वो रख लेते। वो इतना भी काम नहीं किया गया, इस स्तर पर असावधानी बरती गई। सुरक्षा मानकों का भी कोई ख्याल नहीं किया गया, नॉर्म्स को नहीं उनका ख्याल रखा गया। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, प्लीज एक मिनट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं दिनेश जी को सुन रहा था, बहुत वरिष्ठ हमारे भाजपा के नेता हैं, कितनी सरलता से कह रहे थे कि इसके अंदर समाज का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, बराबर की जिम्मेवारी होनी चाहिए। अरे साहब, जहाँ जहाँ पर इस तरह का कैलेमिटी आता है, आपकी सरकार हाथ खड़े करके खड़ी हो जाती है
कहते हैं सरकार ये समाज का होना चाहिए। अब बोलूं? अरे आप क्या कर रहे हैं? अब बोलूं? आप क्या कर रहे हैं बताइए ना। आपके अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सुविधाएं जो मदद केंद्र से मिलनी चाहिए वो पूरी नहीं है, उनके मंत्री कह रहे हैं। ठीक है, पार्टी के लोग कह रहे हैं। निवेदन एक बीच मत बोलिएगा जी, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि ना नहीं जाना चाहिए था, एक डेलीगेशन कांग्रेस का भी जाना चाहिए था। 370 के खिलाफ गए थे ना राहुल गांधी, अभी जरा बोलिएगा नहीं। आप जब देश में आपदा आ गई देश में तो भागकर बैंकॉक क्यों चले गए? अरे आप बताइए ना कि हमारे बस की नहीं है इस तरह से। नहीं बस आप इस्तीफा दीजिए। अरे इस्तीफा बस नहीं, और क्या कहा जाएगा जब आपने खुले में छोड़ दिया मरने के लिए को बुलाइए तो क्या कहा जाए? बैंकॉक अरे भाई साहब सुनिए ना, बिहार देखे ना, आप ये बताइए गरीब आदमी के लिए क्या करेंगे? कितनी दवाइयां भेज रहे हैं, कितना खाना भेज रहे हैं, कितने डॉक्टर भेजिए पटना एक बार हो गया भेज रहे हैं एनडीए, अरे आप भेजिए ना, कितने जहाज भेज रहे हैं। ठीक है मधु, मधु ठीक है मधु, नहीं दिनेश जी ये सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया। इसी सवाल को हम आगे भी लेके जाएंगे। मधु जितनी उम्मीद की जा रही है, मधु एक सेकंड सुन लीजिए सवाल। जितनी उम्मीद मौजूदा सरकार से की जा रही है, विपक्ष क्या कर रहा है? तेजस्वी यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव गायब। क्या विपक्ष? ठीक है विपक्ष, एक सेकेंड, जो सत्ता में सवाल तो उनसे पूछा जाएगा ना। विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है। विपक्ष एक सेकंड राहुल, विपक्ष सिर्फ ट्वीट पे आरोप लगा रहा है, ऐसा क्यों? एक सेकंड, मैं तेजस्वी यादव एक सेकंड, संजय गुप्ता जी दिनेश जी एक सेकंड, मैं तेजस्वी यादव की बात कर रही हूँ। वो कहाँ पर थे? अगर वो बिहार के नेता हैं, बिहार में क्यों नहीं थे उस वक्त? कहाँ थे वो? सरकार नहीं है ना। मैं एक चीज देखिए, बात सिर्फ सरकार की नहीं होती, विपक्ष की अपनी भूमिका भी होती है। भूमिका नहीं संजय जी, देखिए एक सेकंड जी, मैं ये कहूँ, ठीक है दिनेश जी सुन तो लीजिए जरा, एक सेकंड दिनेश जी एक सेकंड, आप हमसे एक सेकंड, आप लोग ओवरलैपिंग मत कीजिए जी। जो आप घर के मुखिया है, सवाल उनसे किया जाएगा। आप घर के मुखिया हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो जवाबदेही आपसे है, तो आपसे सवाल किया जाएगा ना। आप अगर यहाँ पे ठीक है मधु, कैसे बताइए हम कोई आदेश जारी कर सकते हैं क्या? हमें शासनादेश हमने बहुत सारे सवाल पूछे। क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे सेवा कर रहे हैं? अगर कांग्रेसी दिखाते कैसे? अरे भाई साहब आप दिखाइए भाई साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अगर आप दिनेश जी, अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रही है दिनेश जी, एक सेकंड, दिनेश जी क्या बात कर रहे हैं आप? दिनेश जी ऐसे बातचीत नहीं हो सकती, ऐसे बातचीत नहीं सकती। मैं यही सवाल उठाने की कोशिश कर रही थी कि क्या विपक्ष क्या सिर्फ भूमिका आरोप लगाना है? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है लोगों के बीच जाना? क्या लोगों के साथ में जाके इस मुसीबत भरे पलों में खड़े होना? हम केंद्र सरकार, मौजूदा सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उनकी जहां फेलियर है या गलतियां हैं हम बता रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष की भी कोई भूमिका है? नहीं, विपक्ष की भूमिका है। राहुल लोकतंत्र में यही जानना चाह रही हूँ। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी भूमिका होती है, मैं मानता हूँ इस चीज को। विपक्ष को पूछिए ना, दिनेश जी अब दिनेश जी जरा मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए, एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ कोई जियो दे सकते हैं? लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष दिनेश जी आप मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, अब आप सुनने नहीं दे रहे हैं जी। राहुल दिनेश जी आप मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, एक सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जितना आवश्यक सत्ता पक्ष है उतना ही आवश्यक विपक्ष भी है। अगर ठीक है, एक सेकंड, मैं जी मधु सवाल करे तो उन्हें खुद ही सवाल कर। अगर आप यहाँ सत्ता में है, आप मुखिया हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपसे ही हम सवाल करेंगे, आपसे लोग उम्मीद करेंगे। ठीक है मधु इस बात को एग्री कर रहे हैं, इस बात को एग्री कर रहे हैं कि सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। मेरा सवाल ये है, क्या विपक्ष का कोई रोल है कि नहीं है? कि वहां से नहीं, मैं राहुल गांधी दिल्ली में थे, क्या उनको नहीं जाना चाहिए था? क्या तेजस्वी यादव को लोगों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था? क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है? क्या विपक्ष से कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए? ये सवाल बहुत गंभीर है, ये सवाल बहुत गंभीर है जी। राहुल चर्चा की मैं इस पे कह रहा हूँ कि देखिए ये जो विपक्ष की यहाँ पे कमी है, इन लोगों को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि देखिए जनता की अपेक्षाओं को इन लोगों ने पूरा नहीं किया, इसलिए विपक्ष में ऐसे में इतना भारी बहुमत जनता ने एनडीए दिया है, देने से क्या सब कुछ हो जाता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। देखिए इसमें अगर वहाँ पे एक नेता है पप्पू यादव, आप देखेंगे कि वो पप्पू यादव के सारे वीडियो हम लोग देख रहे हैं, एक एक करके वो बिल्कुल वो जनता के बीच में दिख रहे हैं, तो बाकी विपक्ष के नेता ऐसा नहीं दिख रहे हैं, ये गड़बड़ बात है। लेकिन मैं कहूंगा कि हम लोगों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि विपक्ष अपने इसी रवैये के कारण एक तरह से जनता ने उनको नकारा है। इसमें गिरिराज सिंह भी हैं, हाँ, इसमें तेजस्वी यादव भी हैं, बिल्कुल है। तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट में सारी जो बातें हैं जो वहां पे हो रहा है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नेता हैं कहां पे? कुछ ही नेता शायद नजर आए हैं, जैसे कि अभी पप्पू यादव की बात की राहुल ने कि वहां पर कुछ ही नेता नजर आए हैं लोगों की मदद करते हुए या उनको खाने पीने का सामान मुहैया कराते हुए। और मधु, आप कुछ कह रही थी अभी इस दौरान? मैं यही बोल रही हूँ कि जो विपक्ष की भूमिका, जब यहाँ पे बाढ़ आया, बारिश आई, तो स्टार्टिंग विपक्ष ने ही किया था। शुरुआत में या तो आरएलएसपी का नेता हम लोग थे या फिर आरजेडी के लोग थे या पप्पू यादव जी थे, इन लोगों ने ही काम का शुरुआत किया था। जिसकी जितनी क्षमता थी उन्होंने अपनी उतनी भागीदारी निभाई, ठीक है। लेकिन ये बताइए कि जो पक्ष के लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो कब आए जबकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये सवाल हमने पूछा मधु, ये सवाल मैंने पूछा। विधायक है, पिछले 25 साल से विधायक है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब आए, गृहमंत्री आए, बताइए ना, आपके मेयर वहां पर आए नहीं आए, बताइए अमित शाह साहब आए नहीं आए, मोदी साहब आए नहीं आए, अच्छा होगा। और आप हम लोग से क्या सवाल करना चाहते हैं? अरे हमारी तो जितनी क्षमता थी हम सब रोड पे आए। हमारी सरकार काम कर रही है, बिहार में हालात कब सामान्य होंगे, आप लोग बाहर ये सवाल हम जरूर पूछ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो उन बीमारियों से बचें जो महामारी वहां पर फैली हुई है। किस तरीके से केंद्र सरकार आगे बढ़कर इस पे मदद करेगी, या जो तमाम जो सामाजिक संगठन है जो मदद कर रहे हैं, जैसा कि वहां के जो नेता हैं मधु वो बता रही हैं कि सामाजिक संगठनों ने बहुत बड़े लेवल पर वहां पर मदद पहुंचाई है लोगों तक। तो जल्द से जल्द इस मुसीबत से निकले, यही हम दुआ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे।